इसके पहले हम लोग स्टिमुलस वेरिएशन के 3 कंपोनेंट पढ़ चुके हैं और बाकी के कंपोनेंट आज पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला है भाव केंद्रीकरण या फोकसिंग की बात करता है। तो यहाँ भाव केंद्रीकरण का मतलब होता है विशिष्ट बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कराना। अर्थात अगर कोई भी चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं या कुछ पढ़ा रहे हैं, जैसे संज्ञा पढ़ा रहे हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो हम बहुत सारी बातें क्लास में बोलते हैं जब कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो। लेकिन मेरा मेन एम क्या होता है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो मेरा मेन एम क्या, बहुत सारी बातों को बोले, मेरा मेन एम है कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को आपके सामने रखें या डाइजेस्टिव सिस्टम वर्ड को आपके सामने प्रस्तुत करें। तो इसमें हमारा काम क्या है, फोकस कराना इस टॉपिक पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तो कोई भी विशिष्ट बिंदु पर जो विशिष्ट सब्जेक्ट या विशिष्ट टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उस पर हमारा ध्यान केंद्रित कराना ही क्या है, आपका भाव केंद्रीकरण है। ये जो होता है 3 तरीके से होता है। एक होता है शाब्दिक केंद्रीकरण जिसको वर्बल फोकसिंग कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो भी हम करते हैं वो शब्द के द्वारा जो होते हैं केंद्रीकरण कराते हैं। और शब्द के द्वारा कराते हैं कैसे, जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, भाव भंगिमा ला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पढ़ा रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ फिगर बनाएंगे। तो मेरा एम है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पढ़ाए और डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने बताया शब्दों के द्वारा, ठीक है। तो शब्दों के द्वारा जो हम बता रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो ये हो गया फोकसिंग कराना शब्दों के द्वारा। दूसरा हो जाएगा कि भाव भंगिमा के द्वारा। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम पृथ्वी गोल है बताएंगे तो पृथ्वी का हाथ से गोल करके दिखाएंगे, तो ये केवल भंगिमा के द्वारा पृथ्वी गोल है ऐसे दिखा देंगे। लेकिन जब दोनों का यूज़ करते हैं, हम शब्दों का भी यूज़ करते हैं और गेस्चर भाव भंगिमा दोनों का यूज़ करते हैं, तो आपका होता है शाब्दिक मुद्रात्मक केंद्रीकरण। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि पृथ्वी गोल है और गोल करके हम दिखा रहे हैं और साथ ही साथ बोल रहे हैं कि पृथ्वी गोल है, तो दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, तो आपका हो जाएगा क्या, शाब्दिक मुद्रात्मक केंद्रीकरण। तो ये क्लियर हो गया कि भाव केंद्रीकरण क्या है। उसके बाद छात्र शिक्षक क्रिया परिवर्तन, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, मतलब कि इंटरेक्शन किसको बोलते हैं, मेरे और आपके बीच में जो प्रक्रिया चल रही है उसको हम इंटरेक्शन बोलते हैं। मतलब स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, तो कम्युनिकेशन में जो विचारों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आपके और मेरे बीच में जो इंटरेक्शन चल रहा है वो 3 तरीके से होता है। पहला होता है शिक्षक एवं कक्षा के सभी छात्रों के बीच। जैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ाया और ये टॉपिक पढ़ा के मैं पूरे क्लास से पूछूंगी किसको किसको समझ में आया बताइए, तो कोई हाथ उठाएगा तो फिर मैं उससे पूछ लूँगी। लेकिन मैंने पूरे क्लास के साथ एक साथ कम्युनिकेशन किया है, तो आपका हो जाएगा शिक्षक एवं कक्षा के सभी छात्रों के बीच में। एक होता है कि किसी स्पेशल पर्सन को उठा के हम पूछ लें, हम राखी को उठाए, अनु को उठाए, भानु को उठाए, नंदिता को उठाए, या किसी एक स्पेशल स्टूडेंट को उठा के हम बोलते हैं कि आप इसका जवाब दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा शिक्षक एवं एक छात्र के बीच में। उसके बाद होता है छात्रों की आपस में अंतरक्रिया, मतलब कि बहुत सारे छात्र होते हैं और एक दूसरे से जो छात्र पूछते हैं, मान लीजिए राखी को नहीं समझ में आया, नंदिता से पूछ ली, भानु को नहीं समझ में आया, अनु से पूछ ली, तो आपस में आपका जो इंटरेक्शन है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जो छात्र शिक्षक क्रिया परिवर्तन होता है वो 3 तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं विराम या पॉज के बारे में। मान लीजिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ स्टिमुलस वेरिएशन और मैं 1 घंटे से भाषण दिए जा रही हूँ, लेक्चर दिए जा रही हूँ, तो सारे बच्चे इधर उधर व्यक्ति ध्यान देने लगते हैं, उनका कंसंट्रेशन क्लास की तरफ नहीं हो जाता है, नहीं हो सकता है। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, अचानक चुप हो जाते हैं। आप देखते हैं कि पढ़ाते पढ़ाते लगेगा कि कुछ बच्चे जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो टीचर उस समय एकदम पॉज में आ जाता है। तो पॉज में उस समय विराम हो जाना चाहिए, कंटिन्यू हमें बोलते नहीं रहना चाहिए, कुछ देर के लिए हमें शांत हो जाना चाहिए। तो जो ये शांत होने की प्रवृत्ति होती है वही पॉज कहलाती है। और ये जो पॉज होगा ना, जो विराम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर जो होते हैं बच्चे जो होते हैं दूसरे काम में मतलब एक्टिव रहने लगते हैं, एक दूसरे को आपस में उनका इंटरेक्शन होने लगता है। तो ज़रूरी है कि कुछ देर के लिए पॉज भी शिक्षक के द्वारा लिया जाए। पॉज जो होता है लंबा नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ पॉज जो होता है ऐसा नहीं कि जो पॉज ले रहे हैं उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। देखिए मैं स्टिमुलस वेरिएशन में जितने भी पॉइंट आपको बता रही हूँ उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। अगर ये नहीं है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गई हूँ तो मैं चुप हो जाऊँगी, नहीं, मुझे क्या करना है, छात्रों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कराना है, इसीलिए मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, पॉज दे रही हूँ या विराम दे रही हूँ। उसके बाद है श्रव्य दृश्य क्रम परिवर्तन, ऑडियो विजुअल स्विचिंग जिसको बोलते हैं।
ये जो होता है 3 तरीके का होता है। देखिए, कभी हम एक ही सेंस ऑर्गन का यूज़ करते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जिनका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है अगर हम किसी तरीके से आपको एक्टिव रहना चाहते हैं। तो हम अगर केवल भाषण दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो आपका एक सेंस ऑर्गन ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है क्या? आपका कान। आप केवल सुनने का काम कर रहे हो तो आप बोर हो जाते हो। तो ऐसे सिचुएशन में ज़रूरी है कि कुछ ऑडियो विजुअल स्विचिंग करते रहना चाहिए, कुछ चेंजिंग करते रहना चाहिए, ताकि छात्रों का ध्यान जो होता है क्लास में बना रहे। तो पहला है श्रव्य से दृश्य की ओर। तो श्रव्य से दृश्य की ओर क्या करते हैं? जब भी हम शिक्षक जो होता है व्याख्यान देते रहेगा या जो लेक्चर देते रहेगा, तो इसमें क्या करेगा, छात्रों की श्रवण ज्ञानेंद्रियों का उपयोग होता है। और अब चित्रों एवं दृश्यों को प्रस्तुत, जिससे छात्रों की दृश्य ज्ञानेंद्रियों का उपयोग होने लगता है। मतलब कि हम आपको पहले बोले श्रव्य और उसके बाद दृश्य। पहले हमने आपको कुछ बताया, आपने सुना, उसके बाद हम आपको उसी से रिलेटेड टॉपिक, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा बताया और उसी से रिलेटेड हम आपको फिगर दिखा दिए। तो श्रव्य से दृश्य की ओर चलना हो गया। एक होता है दृश्य से श्रव्य की ओर। अगर हमको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना है तो पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखा देंगे और दिखाने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये दृश्य से श्रव्य की ओर हो गया। उसके बाद श्रव्य से श्रव्य दृश्य की ओर होता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, पहले टीचर जो होता है लेक्चर देगा और लेक्चर देने के बाद चित्र की सहायता से उसे समझाएगा। उसके बाद फिर शब्दों का प्रयोग करेगा। पहले बोलेगा फिर दोनों यूज़ करेगा एक साथ। मतलब पहले तो हम बोल दिए, उसके बाद हम दोनों एक साथ यूज़ करते हैं, श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ यूज़ करेंगे। और चौथा होता है आपका दृश्य से श्रव्य दृश्य की ओर। मतलब इसको बोलते हैं विजुअल टू ऑडियो विजुअल। इसमें पहले प्रयोग को दर्शाया जाता है, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड मैंने आपको बताया था। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड याद कीजिए। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की तरह होता है, पहले हम किसी प्रयोग को करते हैं, फिर जो होता है दृश्य, मतलब देखता है बच्चा। जब प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चा देख रहा है, फिर हम उसका शाब्दिक अर्थ समझाते हैं बच्चों को। ठीक है, और उसके बाद श्रव्य दृश्य की ओर बच्चों को ले जाते हैं। अर्थात हम जो होता है जो भी चित्र बनाते हैं या चित्र दिखाते हैं, उससे रिलेटेड करते हुए प्रस्तुतिकरण से दृश्य से श्रव्य दृश्य की ओर बढ़ते जाता है। ठीक है, तो आज ये हो गया आपका श्रव्य दृश्य का ऑडियो विजुअल स्विचिंग, आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद है छात्र सहभागिता या छात्र भागीदारी, पीपल पार्टिसिपेशन। देखिए, जब स्टिमुलस वेरिएशन हो रहा होता है तब स्टूडेंट्स को एक्टिव रहना काफ़ी ज़रूरी है। प्यूपिल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। ये बहुत तरीके से हो जा सकता है। जैसे शिक्षक जो होता है अगर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कर रहा है तो वो छात्र की सहायता ले सकता है। छात्र को क्या कर सकता है, स्टूडेंट्स से हम बोर्ड पे कुछ काम करवा सकते हैं, या कक्षा कार्य दे भी सकते हैं, कुछ होमवर्क दे करके छात्रों को एक्टिव रह सकते हैं। या फिर श्रव्य दृश्य सामग्री हम जो यूज़ कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ कर रहे हैं या चार्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम छात्र की सहायता ले सकते हैं। या कोई उपकरण है, उस उपकरण को हमको एक जगह से दूसरे जगह रखना है तो कुछ छात्र की हम हेल्प ले सकते हैं। इसके कारण जो होता है निरस्ता की स्थिति नहीं बनी रहेगी। तो ये जो होता है छात्र सहभागिता भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है अगर क्लास में जो स्टिमुलस वेरिएशन के अंतर्गत। तो आज हमने जाना कि जो स्टिमुलस वेरिएशन के जो ये 4 कंपोनेंट जो एक्स्ट्रा बचे हुए थे, भाव केंद्रीकरण, तो भाव केंद्रीकरण में आपका 3 पॉइंट हो जाएगा। और छात्र शिक्षक क्रिया परिवर्तन में भी आपका 3 पॉइंट है। विराम में मतलब होता है कि पॉज दे देना। पॉज हमेशा जो होता है क्या होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा पॉज होना चाहिए। और जो भी पॉज दे रहे हैं उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद शब्द परिवर्तन जो होता है, कभी दिखा करके पढ़ाना दिया और पढ़ा करके दिखाना, या फिर बोल करके दिखाना, या फिर पहले दिखा देना फिर बोलना, उससे रिलेटेड होता है। तो आपका श्रव्य दृश्य परिवर्तन ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी बॉडी मूवमेंट या गेस्चर का यूज़ करते हुए इन सभी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो होता है पीपल पार्टिसिपेशन, आप स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो आप प्रोवाइड कर रहे हो मटेरियल, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे तो उनका इंटरेक्शन आपके प्रति बना भी रहेगा और इंटरेस्ट भी बना रहेगा और उनका पार्टिसिपेशन भी रहेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने पूरा जान लिया है कि स्टिमुलस वेरिएशन के कितने कंपोनेंट होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।